हेलो हेलो, अच्छा आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी सॉरी सॉरी। तो चलिए करते हैं चालू हमारे क्लास को। और ये जो हमारा लेक्चर है ये हमारा फोर्थ रिवीजन क्लास है, हमारा फोर्थ रिवीजन क्लास बट डे 2 है ना, क्योंकि एक दिन में हम दो दो चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो डे 2 में ये हमारा फोर्थ रिवीजन क्लास है बेसिकली। इसके पहले के क्लास में हमने कहीं से तो भी कोई तो भी आवाज आ रही है। हाँ, इसके पहले के क्लास में हमने इशू ऑफ शेयर्स किया। अभी ये कर रहे हैं हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर। एंड मैं ऐसी आप लोगों से आशा कर रहा हूँ कि जो भी लेक्चर्स यहाँ पे हो रहे हैं या जो भी क्लासेस हम यहाँ पे कर रहे हैं या जो भी रिवीजन हम यहाँ पे कर रहे हैं वो रिवीजन आपको समझ रहा होगा। एंड जैसे ही लेक्चर हो जाए ना, एक थोड़ा सा कमेंट आप नीचे डाल सकते हो कि आपको अच्छा लगा है या बुरा लगा है, ठीक है। चलिए करते हैं बच्चे चालू क्लास को हमारी, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। चलो, अब सबसे पहले बात करें हम डिवेंचर की। डिवेंचर क्या होता है सर? डिवेंचर क्या होता है? अरे आवाज बहुत आ रही है। हम बात करें डिवेंचर की, तो डिवेंचर क्या होता है मुझे बताओ। डिवेंचर क्या होता है बताओ। अरे सर, डिवेंचर मतलब एक ऐसा पैसा, ऐसा पैसा जो कि हम एक डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू करके ले रहे हैं बाहर से। डिवेंचर को हम बोरोड कैपिटल भी बोलते हैं क्या सर? यस सर, बोरोड कैपिटल भी बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करें बिटवीन डिवेंचर एंड इक्विटी, डिवेंचर और इक्विटी में डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या फर्क है और क्या मेजर फर्क है बताओ। सर मेजर फर्क इतना ही है कि इक्विटी ओनरशिप होल्ड करता है, डिवेंचर कोई भी ओनरशिप होल्ड नहीं करता है। इसका मतलब इक्विटी होल्डर जो रहेगा वो कंपनी का ओनर रहेगा। एंड डिवेंचर होल्डर कौन रहेगा फिर? डिवेंचर होल्डर ओनर नहीं रहेगा क्या? डिवेंचर होल्डर के पास डिवेंचर सर्टिफिकेट तो है ना कंपनी का। तो अगर डिवेंचर सर्टिफिकेट है तो क्या वो कंपनी का ओनर नहीं रहेगा क्या? नहीं सर, वो कंपनी का ओनर नहीं रहेगा, वो रहेगा कंपनी का क्रेडिटर। समझे क्या? समझे क्या बताओ। वो कौन रहेगा? कंपनी का क्रेडिटर। अब सर क्रेडिटर मतलब क्या? सर क्रेडिटर मतलब वो लोग जिनको हमें पैसा वापस करना है, वो हमारे क्रेडिटर्स हैं। जिनको हमें पैसा देना है इन फ्यूचर, वो हमारे क्रेडिटर्स हैं। तो डिबेंचर से हमने पैसा लिया है, तो डिबेंचर से पैसा हमने बोरो किया है, इन फ्यूचर उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो डिबेंचर होल्डर्स हमारे कौन है बेसिकली बच्चों? डिबेंचर होल्डर्स हमारे क्रेडिटर्स हैं। ये चीज आप लोगों को समझ में आई क्या? और अगर वो क्रेडिटर्स है तो उनको क्या कंपनी में कोई वोटिंग राइट रहेगा क्या? तो सर डिबेंचर होल्डर को कंपनी के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का वोटिंग राइट नहीं रहता है। इतनी चीजें आपको समझ में आई क्या? अभी हम लोग इस चैप्टर को चालू करते हैं। चलो, डिबेंचर होल्डर का इंट्रोडक्शन वगैरह का है क्या है, कौन कौन से एक्ट इसको रेगुलेट करते हैं, ये नहीं पूछेंगे तुम्हारे एग्जाम में। उसके बाद उसके बाद प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। हाँ, तो प्रोविजंस को देखने के लिए हम यहाँ से देखने से अच्छा है हम थोड़ा सा यहां से देखते हैं। चलो, प्रोविजन ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर को इशू करने के क्या क्या प्रोविजंस है? सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को अपना पूरा ध्यान इधर रखना है और कहीं भी अपना ध्यान भटकाना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं जो कि है प्रोविजंस रिलेटिंग टू इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर को इशू करने के लिए कौन कौन से प्रोविजंस है? सर डिबेंचर को इशू करने के लिए सबसे पहला प्रोविजन है नो वोटिंग राइट। आप कंपनी के ओनर हो क्या? बताओ, आप कंपनी के ओनर हो क्या? अरे आप कंपनी के ओनर हो ही नहीं तो आपको वोटिंग राइट क्यों दे हम? तो आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, आपको वोटिंग राइट कंपनी के अंदर नहीं मिलता है। समझे क्या? अ कंपनी कैन नॉट इशू अ डिबेंचर विथ वोटिंग राइट्स। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। पता है ना हमें, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर है, उनको वोटिंग राइट क्यों रहेगा? कोई वोटिंग राइट नहीं रहेगा। और मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ, आप कंपनी के मतलब आप जो डिबेंचर होल्डर है वो क्रेडिटर है कंपनी के। जनरली आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक भी आपकी क्रेडिटर होती है क्या? होती है सर। बैंक को आपको पैसा वापस करना पड़ता है क्या? करना पड़ता है सर। बैंक को आपको पैसे के साथ इंटरेस्ट वापस करना पड़ता है क्या? करना पड़ता है सर। तो डिबेंचर होल्डर हमारे क्रेडिटर्स है, तो डिबेंचर होल्डर अगर हमारे क्रेडिटर है तो उनको भी क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, टाइप ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर कैन बी इशूड। डिबेंचर बेसिकली टाइप के होते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर जिनके एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाता है। क्या होता है मैं बताऊंगा धीरे धीरे, पहले तुम से पढ़ लो, ठीक है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर जो चार्ज क्रिएट नहीं होता। फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। उसके बाद नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। उसके बाद इशू
कन्वर्टेबल डिवेंचर द स्पेशल रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड इन जनरल मीटिंग। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान रखो। अगर हम लोग कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर रहे हैं, इसका मतलब हम वो डिवेंचर को कन्वर्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर। किसमें सर? इन फ्यूचर हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। इंपॉर्टेंट है, ये हमने प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी पढ़ा था। अगर हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर इक्विटी शेयर्स में, हम उनको कन्वर्टेबल इक्विटी डिवेंचर शेयर्स बोलते हैं। एंड ऐसे शेयर्स को इशू करने के लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर। ये चीज समझ में आई क्या? अब सर स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है? सर 75% या उससे ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए, तभी आप ये शेयर इशू कर सकते हो। इतनी चीज समझ में आई क्या भाई? मुझे बताओ। इतनी चीज समझ में आई क्या? मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज समझ में आई क्या? बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की। मैंने तुम्हें बताया था जो हमारा शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर है वो हमारा क्रेडिटर है, और अगर वो हमारा क्रेडिटर है तो क्या हमें उसको पैसा वापस करना पड़ेगा क्या भाई? करना पड़ेगा क्या भाई? बताओ ना भाई। करना पड़ेगा भाई। तो पैसा वापस करना पड़ेगा, डिबेंचर वापस लेने पड़ेंगे, तो रिडम्पशन तो करना पड़ेगा ना। और क्या इंटरेस्ट का पैसा भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे क्रेडिटर्स है, हमें उनको इंटरेस्ट का पैसा भी देना पड़ेगा। समझे क्या? डिबेंचर सर्टिफिकेट क्या होता है? सर डिबेंचर सर्टिफिकेट जैसे एक शेयर सर्टिफिकेट होता है, जहां पे आपको पता है कि आपके पास ओनरशिप है, ओनरशिप का राइट आपको शेयर सर्टिफिकेट पे दिखता है। वैसे ही आप एक डिबेंचर होल्डर हो तो डिबेंचर होल्डर का राइट आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट में दिखता है। ध्यान दो। Company has issued debenture certificate to the debentures holder within 6 month of allotment of debenture। जैसे ही आपको डिबेंचर्स मिले उसके मतलब पैसा जैसे ही मिला उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट दे देना है। क्रिएशन ऑफ डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा क्या? सर पहले हमको ये समझाओ कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता क्या है, एक बार हमको समझाओ, फिर हम करना है या नहीं करना है ये सोचेंगे। समझो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व मतलब ऐसा रिजर्व या ऐसा पैसा जो आप एक अकाउंट, बेसिकली समझो एक अकाउंट है, ठीक है? एक अकाउंट में आप एक पैसा डाल रहे हो, थोड़ा पैसा डाल रहे हो। अब ये पैसे को आप यूज नहीं करोगे नॉर्मल चीजों के लिए। क्यों नहीं करोगे सर? मैं बताता हूँ। ये पैसा जमा रहेगा, तो क्या इसको जमा रखना है क्या, या कुछ करना है इस पैसे का? बताओ। इस पैसे को जमा रखेंगे क्या हम लोग? सर इस पैसे को सिर्फ जमा नहीं रखना है, जब भी आप डिबेंचर सर्टिफिकेट वापस लो, यानी कि कंपनी जब भी अपना डिबेंचर रिडीम करेगी, रिडीम करने का मतलब होता है वापस लेना। हमने प्रेफरेंस शेयर के टाइम पे भी पढ़ा था, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो जब भी आप वापस लोगे तो जितना पैसा क्रेडिटर से लिया है वो पैसा क्रेडिटर को वापस तो करना पड़ेगा ना। ये पैसा क्रेडिटर को वापस करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं रिडम्पशन। तो ये जो पैसा हम वापस करेंगे, ये पैसा कहां से आएगा? ये पैसा ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व से आएगा, यानी कि एक अकाउंट से आएगा जहां पे अपने अलग से ये पैसा रखा हुआ है। अब ये पैसा हम करेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे? डिबेंचर रिजर्व आउट ऑफ रिजर्व ऑफ द प्रॉफिट का हिस्सा जाता है। कंपनी अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड कैन बी यूज फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। द कंपनीज मतलब सेबी डिबेंचर एक्ट के हिसाब से चलता है, ठीक है? वो सारी चीजें। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिबेंचर ट्रस्टी। अब डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोविजन अगेन आएगा। डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है सर? डिबेंचर ट्रस्टी एक पर्सन होता है जो डिबेंचर होल्डर्स को संभालेगा, उनके सारे दुख दर्दों को समझेगा। आपको डिबेंचर ट्रस्टी को हर केस में अपॉइंट नहीं करना है, आपको डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है कौन से केस में? अगर आपके यहाँ पे 500 या उससे ज्यादा डिबेंचर होल्डर्स है, या 500 या उससे ज्यादा डिबेंचर होल्डर्स को अपॉइंट करना चाहते हो, 500 या उससे ज्यादा के डिबेंचर होल्डर्स को अपॉइंट करना चाहते हो, तो आपको लगेगा एक डिबेंचर ट्रस्टी। अगर आपने डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट नहीं किया तो आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते। ये ध्यान देना, ठीक है? डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। कंपनी हैज अपॉइंट ट्रस्टी बाय एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड डिबेंचर ट्रस्ट डीड, ठीक है? ध्यान दो। उसके बाद डिबेंचर ट्रस्टीज कैन अप्रोच एनसीएलटी। क्या मुझे बताओ, कल जाके डिबेंचर होल्डर के साथ कुछ ऊंच नीच हो गई,
कल जाके डिबेंचर होल्डर के साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा भाई? कल जाके डिबेंचर होल्डर्स के साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? तो डिबेंचर होल्डर के साथ कल ऊंच नीच हो गई तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी क्या करेगा? सर डिबेंचर ट्रस्टी आपके जो भी ग्रीवेंसेस है या जो भी आपके साथ गलत हुआ है, आपके गलत को लेके जाएगा सीधा कोर्ट में। कहा लेके जाएगा सर? सीधा लेके जाएगा कोर्ट में। कोर्ट हमारे लिए कौन सा है? कोर्ट हमारे लिए है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। हम ट्रिब्यूनल का मतलब कोर्ट, ठीक है? एनसीएलटी के पास लेके जाएगा। एनसीएलटी बेसिकली क्या करेगा? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या करेगा? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक कोर्ट जैसा बिहेवियर आपके लिए करेगा एंड कोर्ट जैसा सेटलमेंट करेगा आपके जो भी ग्रीवेंसेस है, ठीक है? उसके बाद इम्पोज रिस्ट्रिक्शन व्हेन द डिबेंचर ट्रस्टी इज द ओपिनियन दैट एसेट ऑफ द कंपनी आर इनसफिशिएंट और likely to become insufficient to redeem the principal amount of debenture, it may approach the NCLT। इसका मतलब अगर आपने लोगों से पैसा तो लिया हुआ है बट आपकी जो एसेट्स है, आपकी एसेट सफिशिएंट नहीं है लोगों का पैसा रिटर्न करने के लिए, तो हम क्या करेंगे सर? आपकी एसेट के जो भी चीजें हैं, मतलब आपकी अगर एसेट इनसफिशिएंट है तो हम इस प्रोविजन को लेके जाएंगे फिर से एनसीएलटी के पास और एनसीएलटी इसके ऊपर रेड्रेसल या ग्रीवेंस देगी, आपकी ग्रीवेंस के ऊपर रेड्रेसल देगी। पनिशमेंट हो सकती है अगर आपने कोई भी प्रोविजन तोड़ा है कंपनीज एक्ट का, तो इफ द कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट द ऑफिसर शैल बी लायबल हो जाएंगे कुछ फाइन पे करने के लिए, या तो इम्प्रिजनमेंट भी इनको मिल सकती है। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जेल, या तो इम्प्रिजनमेंट या तो फाइन या तो दोनों भी मिल सकता है एज पर द प्रिस्क्राइब एक्ट। ये चीज समझी क्या? मुझे बताओ, ये चीज समझी क्या? मुझे बताओ। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं सर। प्रोविजन एज पर कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014। अब हम ऊपर के सारे प्रोविजन वन बाय वन पढ़ रहे हैं, ठीक है? ऊपर के सारे प्रोविजन वन बाय वन पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा पानी पी लूं क्या? आप लोगों की इजाजत होगी तो हल्का सा पानी पी लो क्या भाई? हल्का सा पानी पी लो क्या? बताओ। चलो पीता हूं। टिमटिमाती निगाहों से। चलो बढ़े आगे, आगे बढ़े। हमने कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रोविजन देख लिए। अब देखते हैं हम लोग प्रोविजन रिलेटेड टू सेबी, सेबी नहीं सॉरी, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014 के हिसाब से। आ जाओ। सबसे पहला टेन्योर। टेन्योर क्या रहेगा? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन्योर क्या रहेगा? सिक्योर डिबेंचर का। बेसिकली टेन्योर का मतलब होता है रिडेम्पशन का पीरियड। रिडेम्पशन का पीरियड का मतलब आप कितने टाइम में शेयर को रिडीम करोगे, आप कितने टाइम के अंदर अपने डिबेंचर्स को रिडीम करोगे। जनरली जो टाइम रहेगा नॉर्मल कंपनीज के लिए वो रहेगा 10 साल का। 10 साल का मतलब है आपको 10 साल के अंदर अंदर शेयर को रिडीम करना है। कितने साल के अंदर अंदर आपको शेयर को रिडीम करना है? आपको 10 साल के अंदर अंदर आपके डिबेंचर्स को, शेयर बोल रहा हूँ बार बार सॉरी, डिबेंचर्स को क्या करना है? आपको रिडीम करना है। एक सेकंड रुकोगे क्या? हाँ 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 हाँ, आई है। हाँ नहीं पाई तो ऑफिस से ले लो ना। सर के ऑफिस से, अमित सर के। हाँ सर आप दे दो। चलो ध्यान दो, ध्यान दो भाई, ध्यान दो, ध्यान दो। नॉर्मली टर्म कितना रहेगा? नॉर्मली टर्म रहेगा 10 साल का, यानी कि 10 साल के अंदर आपको, मतलब 10 साल तक आप रिडीम कर सकते हो इजीली। ये चीज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए अलग है। अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो तो आपके लिए टाइम पीरियड है 30 साल का। सर 30 साल का टाइम पीरियड,
जनरली टाइम पीरियड 20 साल का ही है। आपको 21वें साल से यानी कि 21st ईयर से थोड़ा थोड़ा रिडीम करते जाना है। थोड़ा थोड़ा मतलब 10% आपको रिडीम करते जाना है 21st ईयर से। तो 30th ईयर पे आप पूरा 100% रिडीम करोगे। तो 30 ईयर का टाइम है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए। ये चीज समझ में आई क्या बताओ? ये चीज समझ में आई क्या? ये चीज समझ में आई क्या? वापस से करता हूँ। टेन्योर कितना रहेगा सिक्योर्ड डिवेंचर के लिए? सिक्योर्ड मतलब जो आपको रिडीम करना है, जो एक टाइम बाद रिडीम हो जाएंगे, रिडीमेबल डिवेंचर्स भी बोल सकता हूँ मैं उनको। तो ऐसे डिवेंचर जो रिडीम करने हैं आपको फ्यूचर में, उनका टाइम पीरियड क्या रहेगा सर? सर उनका टाइम पीरियड रहेगा नॉर्मली 10 साल। ठीक है, 10 साल के अंदर आपको रिडीम करना है। बट इफ आप हो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, आप कौन सी कंपनी हो? आप हो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए टाइम है 30 साल इंस्टेड ऑफ 10 साल। बट 30 साल में भी 21 साल से यानी कि 20 साल तक आपने एंजॉय कर लिया, 21 साल से 10-10% का आपको हर साल रिडीम करना है। तो 30th ईयर पे 100% रिडम्पशन हो जाएगा। ये चीज क्लियर है कि ये चीज समझी क्या बताओ? आगे बढ़े क्या भाई? आगे बढ़े क्या भाई बताओ? भाई आगे बढ़े क्या बताओ? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, क्रिएट चार्ज ऑन एसेट। मैंने बताया था दो टाइप के एसेट होते हैं, दो टाइप के डिबेंचर्स होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड डिबेंचर, एक होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर मतलब क्या? सिक्योर्ड डिबेंचर मतलब वो डिबेंचर सर जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट होता है। मेरी बात समझ में आई क्या? सिक्योर डिवेंचर मतलब कौन से डिवेंचर सर? सिक्योर डिवेंचर मतलब वो डिवेंचर जिसके ऊपर क्या क्रिएट होता है? उस जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट होता है। ये चीज समझ में आई क्या तुम लोगों को बताओ? ये चीज समझ में आई क्या तुम लोगों को बताओ? ये चीज समझ में आई क्या तुम लोगों को बताओ? चार्ज क्रिएट होता है इसका मतलब क्या? चार्ज क्रिएट होता है मतलब सपोज करो मैं एक बैंक हूं और तुमने तुमने जो मुझे यहाँ पे इस टाइम पे देख रहे हैं, तुमने मुझसे लिया है लोन। तुमने मुझसे क्या लिया है? लोन लिया है। अब मुझे बताओ, तुमने मुझसे लोन लिया है तो कहीं ना कहीं ये रिस्क है कि तुम ये जो मेरा लोन है, ये तुम मेरा लोन वापस नहीं करोगे। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं कोई तो भी तुम्हारे एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करूंगा। चार्ज क्रिएट करने का मतलब है मैं तुम्हारे एसेट के ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट करूंगा कि कल जाके अगर तुमने 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 अगर मेरा लोन नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारी एसेट को बेच के ये लोन लूंगा। इसको हम प्लेज या मॉर्गेज बोलते हैं। प्लेज कौन से केस में सर? प्लेज उस केस में अगर एसेट मूवेबल है तो, मॉर्गेज कौन से केस में? अगर इमूवेबल एसेट है तो। आई होप इतनी चीजें तुम्हें समझ में आई। आई होप इतनी चीजें तुम्हें समझ में आई। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या बताओ? देन आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। अभी हमने देखा अगर आपके यहाँ पे 500 है उससे ज्यादा लोग होंगे तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। कंपनी हैज टू क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आउट ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल टू पे फॉर द डिविडेंड। ठीक है, कंपनी टू मेंटेन at least 25% of the value of outstanding debenture in the debenture redemption reserve। मतलब at least outstanding debenture का 25% तक वैल्यू उन्होंने मेंटेन करना चाहिए। कंपनी हैज टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30th April a sum not less than 15% of the amount of debenture maturing during the year ending 31st March। मतलब जो ईयर एंड में मैच्योर होने वाला है उसके 15% तक अमाउंट आपके रिजर्व में होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। The next year money from the account is used for the redemption of debenture, पता है हमें। अब आते हैं हम रिक्वायरमेंट एज पर द सेबी फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर के लिए सेबी के क्या प्रोविजन है? मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे क्या तुम लोग? मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे क्या? चलो मैं बहुत लंबे अरसे के बाद अभी पेंसिल यूज करूंगा, ध्यान दो, ध्यान दो। अच्छा, अब एक चीज मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, एक चीज मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, मैं अगर बात करूं शेयर्स की, मैं अगर शेयर्स की बात करूं तो मुझे बताओ, शेयर्स के केस में, शेयर्स के केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए जिसमें तुम शेयर्स को अलॉट कर पाओ? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए जिसमें तुम शेयर्स को अलॉट कर पाओ? बताओ। शेयर्स के केस में अगर तुम्हें याद आ रहा होगा तो, सर शेयर्स के केस में मिनिमम होता है, मिनिमम होता है 90%। आई होप ये चीज याद आ रही हो तुम्हें। दूसरा है मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना देना है? मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना देना है? तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी देना है सर 5%। ये भी पता है हमें, ये भी पता है।
ये भी पता है क्या, बताओ। ये भी आता है, ये भी आता है। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। अब मैं अगर बात कर रहा हूँ, मैं अगर बात कर रहा हूँ डिबेंचर की, अगर मैं बात कर रहा हूँ डिबेंचर की, तो डिबेंचर में मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी कितना रिसीव होना चाहिए जिससे तुम डिबेंचर को अलॉट कर सकते हो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी कितना रिसीव होना चाहिए जिससे तुम अलॉट कर सकते हो, बताओ। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी होना चाहिए सर 75% ऑफ द इशू साइज, इशू साइज का 75%, दैट इज 100 करोड़, दैट इज 100 करोड़। तो मिनिमम कितना होना चाहिए सर, मिनिमम सर 100 करोड़ होना चाहिए, या तो 75% ऑफ द इशू साइज होना चाहिए। ठीक है क्या, इतनी चीज समझ में आई। एक चीज और, यहाँ पे एक कंडीशन थी, अगर मिनिमम शेयर इशू नहीं हुआ तो हमें वापस करने थे कितने दिनों के अंदर सर, 15 डेज के अंदर, है ना। यहाँ पे भी प्रोविजन है, अगर 75% आपको रिसीव नहीं हुआ तो आपको रिफंड करना है कितने दिन के अंदर सर, यहाँ पे आता है 12 डेज के अंदर। समझा क्या, ये प्रोविजन समझे क्या। चलो एक बार फिर से बता रहा हूँ, डिबेंचर की बात कर रहे हैं हम लोग, डिबेंचर की बात कर रहे हैं। डिबेंचर के केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी आपको कितना रिसीव होना चाहिए, डिबेंचर के केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी आपको रिसीव होना चाहिए 75% ऑफ द टोटल साइज, मतलब टोटल इशू जो आप कर रहे हो उसका 75% रिसीव होना चाहिए, उसका 75% रिसीव होना चाहिए, या तो 75%, अदरवाइज 100 करोड़। अदरवाइज नहीं हुआ तो आपको रिफंड करना है कितने दिनों में, 12 दिनों में करना है। आई होप आपको ये प्रोविजन समझ में आ रहा होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, चलो समझ गया आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला। उसका बाद आता है रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का रिटेंशन कैसा होता है, कंपनी कैन रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन मनी अप टू मैक्सिमम 100% ऑफ द बेस इशू साइज। आप 100% रिटेन कर सकते हो, मतलब रिजर्व में रख सकते हो। उसके बाद आता है अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग मतलब क्या होता है, ये मैंने कल भी बताया था। तो मैं अंडरराइटिंग मतलब एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो हमारे डिबेंचर्स को बेचने के लिए या डिबेंचर सर्टिफिकेट को बेचने के लिए मेहनत करेगा। अगर नहीं बिके 75% तो खुद खरीद लेगा। ये इस शेयर्स वाला ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग मतलब कंपनी का जो भी भाई ये है, कंपनी का जो भी ये है, यानी कि लोन अगर कंपनी ले रही है, हम बोलते हैं ना क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। तुम्हारा क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, लोन लिया वापस भी करने की तुम्हारी डैश होनी चाहिए, ऑक्स होनी चाहिए। सेबी इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 स्टेट दैट द कंपनी शुड गेट क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग एक्चुअली होनी चाहिए इसकी ए एंड इक्विवेलेंट, थोड़ा सा ध्यान रखना इसके लिए। तो इसमें क्रेडिट रेटिंग अलग 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 ले दी हुई है, ठीक है। जैसे क्रेडिट रेटिंग अगर तुम्हारी ए है, ट्रिपल ए है, तो हाईली सेफ हो तुम, हाईली सेफ माना जाएगा। अगर तुम्हारी क्रेडिट रेटिंग बी है तो हाई रिस्की हो भाई। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग डबल ए है तो हाई सेफ्टी, हाईएस्ट सेफ्टी नहीं, हाई सेफ्टी है। उसके बाद अगर क्रेडिट रेटिंग तुम्हारी सी है तो वेरी रिस्की भाई, नहीं लो, इनको दो ही मत पैसा। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग अगर ए है तो एडिक्वेट सेफ्टी है, मतलब ठीक है भाई दे सकते हैं। या तो डी है तो भाई डिफॉल्टर हो तुम, मतलब तुम पैसा लेते हो लोगों से बट पैसा लोगों को वापस नहीं करते हो। उसके बाद अगर क्रेडिट रेटिंग बी है, ट्रिपल बी है, इसका मतलब मॉडरेट सेफ्टी है, मतलब थोड़ा सोच सकते हैं कि देना है या नहीं देना है। अब आता है कि सर हमें डिबेंचर इशू करना है, हमें क्या करना है इशू, हमें डिबेंचर्स इशू करने हैं। हमें क्या इशू करना है, हमें डिबेंचर्स इशू करना है। और डिबेंचर्स अगर हमें इशू करने हैं सर, डिबेंचर्स अगर हमें इशू करने हैं तो इसका प्रोसीजर क्या होगा सर। अगर हमें डिबेंचर इशू करने हैं तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, एक मिनट, ज्यादा है नहीं तुम्हारा एक्चुअली है। अगर हमें डिबेंचर्स इशू करने हैं तो इसका प्रोसीजर क्या होगा सर, एक बार बता दोगे कि यस बता बताता हूँ। सबसे पहले आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग बोर्ड रिजोल्यूशन। बट सिक्योर डिवेंचर है तो बोर्ड मीटिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग बुलाओ, जनरल मीटिंग बुलाओ, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, एमडीडी 14 फाइल करो।
MGT 14 फाइल करो, वो सारी चीजें आएगी यहाँ पे। चलो, तो आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी है, रिजोल्यूशन पास करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल EGM बुलाना है, आपको EGM बुलाना है, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग वगैरह वगैरह, इसको यहाँ से करते हैं। चलो, सबसे पहले क्या करना है आपको, बोर्ड मीटिंग, पास रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग आपको बुलानी है, अमाउंट क्या होगा डिवेंचर का, सब चीजें डिसाइड करो, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होता है। अप्रूव प्रोस्पेक्टस, अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी, ऑथोराइज बोर्ड टू क्रिएट अ चार्ज ऑन एसेट, कॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाओ। उसके बाद ऑथोराइज बोर्ड टू ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, जो रिसीव करोगे आप एप्लीकेशन मनी डिवेंचर का, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाओगे, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे, इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, और स्पेशल रिजोल्यूशन जाता है तो एक फॉर्म दौड़ा दौड़ा जाता है, दैट इज MGT 14। देन क्रेडिट रेटिंग लेनी है, जैसे मैंने ऊपर बताई, AAA, AA, फिर BBB, फिर BCD, वो याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करो आपको। उसके बाद फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आपको कंपनी के साथ डॉक्यूमेंट फाइल करना है, एप्लीकेशन फाइल करना है, स्पेशल रिजोल्यूशन एंड द कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर, लेटर ऑफ ऑफर ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी 30 दिनों के अंदर बोर्ड मीटिंग के बाद फाइल करना है। बोर्ड मीटिंग करोगे, बोर्ड मीटिंग में अप्रूव हो गया, उसके 30 दिनों के अंदर आपको 30 दिनों के अंदर अंदर आपको ये रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना है। उसके बाद एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, अंडरराइटर के साथ एग्रीमेंट में एंटर करो। इशू प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर, या तो ऑफर लेटर आपको इशू करना है, मतलब पब्लिक को इनवाइट करने के लिए। उसके बाद एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलोगे, पैसा आएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव करोगे, बोर्ड मीटिंग हेल्ड करोगे, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा एंड डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा 6 महीनों के अंदर अंदर, ठीक है। अलॉटमेंट प्रोसीजर स्टार्टिंग के अंदर खत्म होना चाहिए और मतलब सर्टिफिकेट 6 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए। मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिवेंचर। सर कुछ नहीं समझा क्या, एक बार आप धीरे धीरे करवाओगे क्या? यस, मैं पूरा प्रोसीजर धीरे धीरे करवा रहा हूँ, यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से ध्यान देना। सबसे पहली चीज क्या होती है सर? सबसे पहली चीज बुलाई जाती है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में होते हैं सारे डिसीजंस, कैसे चार्ज क्रिएट करना है, कैसे डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है, कैसे सारी चीजें होगी, ये बोर्ड मीटिंग के अंदर सारी चीजें डिसाइड होगी। एक बार बोर्ड मीटिंग होगी, अब हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करानी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अर्जेंसी के केसेस में होती है। सॉरी, हाँ, ध्यान दो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड करनी है, उसके अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, और स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ एक फॉर्म जाता है, मैंने बताया था अब भी बताया था, अब भी बताया था, बताओ कौन सा? अब भी बताया था, एक फॉर्म जो जाता है MGT 14, है ना। ये आपको MCA की साइट पे फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, MCA के साइट पे फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी है। क्रेडिट रेटिंग मैंने बताया कैसी होती है सर? AAA मतलब सेफ्टी है, AA मतलब सेफ्टी है, A मतलब नॉर्मली, और मॉडरेट मतलब BBB, है ना। फिर एक होता है B, C और D। B मतलब रिस्की, C मतलब हाईली रिस्की, फिर D मतलब डिफॉल्टर, ऐसे याद रखना, ठीक है, वो सारी चीजें। उसके बाद आपको रजिस्ट्रार के साथ फाइल करने हैं क्या सर? स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी, लेटर ऑफ इसकी सारी कॉपी। चलो एक बार चार हो गए, चारों करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रिजोल्यूशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, स्पेशल रिजोल्यूशन MGT 14। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग लेनी है सर, जो कि हमने अभी देख लिया। क्रेडिट रेटिंग के साथ जाएगी, ये सारी चीजों को फाइल करो, जो भी स्पेशल रिजोल्यूशन हुआ, एंड कॉपी ऑफ लेटर ऑफ ऑफर की कॉपी रजिस्ट्रार के साथ फाइल करो। एक बार फाइल कर ली, अब तुम्हें अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में एंटर करना है, अंडरराइटर के एग्रीमेंट में एंटर करना है, ऑफर लेटर पब्लिक को इशू करना है, ठीक है, यहाँ तक होगी। अंडरराइटर के साथ एग्रीमेंट कर लिया, लेटर पब्लिक को इशू कर लिया। अब पब्लिक क्या करेगी सर? पब्लिक पैसा देगी। पब्लिक जो भी पैसा देगी उसको इसके लिए सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद उनका पैसा रिसीव करना पड़ेगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया, बोर्ड मीटिंग हेल्ड करो, डिवेंचर सर्टिफिकेट मिल जाएगा एंड रजिस्टर्ड कर दो रजिस्टर ऑफ डिवेंचर में। एक बार फिर से बोर्ड मीटिंग करोगे, बोर्ड मीटिंग में क्या डिसाइड होगा? बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगा सर सारी चीजें डिसाइड होगी। फिर बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, स्पेशल रिजोल्यूशन, फॉर्म MGT 14। क्रेडिट रेटिंग लेनी है, क्रेडिट रेटिंग वो AAA, AA और BBB, फिर BCD।
वो वाली। उसके बाद आपने क्रेडिट रेटिंग ले ली, अब आपको जो भी डॉक्यूमेंट है, स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी और कॉपी ऑफ लेटर और लेटर ऑफ ऑफर की कॉपी, वो आपको रजिस्ट्रार के साथ फाइल करनी है, आरओसी के साथ फाइल करनी है बेसिकली। एंटर होना है आपको अंडर राइटर्स के साथ, एग्रीमेंट में एंटर हो गए आप अंडर राइटर के साथ। उसके बाद आपको ये इशू पब्लिक को करना है, पब्लिक को इशू करने के बाद एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलोगे, पैसा आएगा सेपरेट बैंक अकाउंट के बाद, पैसा आने के बाद बोर्ड मीटिंग होल्ड करोगे, बोर्ड मीटिंग होल्ड करने के बाद जो है आप डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करोगे, एंड डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करने के बाद रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में इसकी एंट्रीज कर लोगे। जय श्री राम। हाय, क्या हो रहा है? क्विट। आई होप आपको ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। एक ये चीज को आप बार बार देख सकते हो तो आपको रट जाएगा, है ना। उसका डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है कब सर? अभी हमने पढ़ा कि प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते तब तक जब तक आप डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट नहीं करते। इन केस अगर आप 500 या उससे ज्यादा लोगों से डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लेना चाहते हो तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। कंपनीज इशूइंग सिक्योर डिबेंचर ऑलमोस्ट अपॉइंट ऑल्सो मस्ट अपॉइंट। अगर आप सिक्योर डिबेंचर इशू कर रहे हो तो भी आपको करना पड़ेगा, या 500 या उससे ज्यादा है तो भी करना पड़ेगा इस केसेस में। उसका डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होता है सर? डिबेंचर ट्रस्ट डीड एक एग्रीमेंट है बेसिकली, ठीक है। ये एग्रीमेंट के बेस पे पूरी चीजें चलती है। और 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 मतलब डिबेंचर ट्रस्ट डीड में हम डिबेंचर ट्रस्टी को बोलते हैं कि तुम्हारा कंसेंट है क्या, वो सारी चीजें देखते हैं। और यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये होता है तुम्हारा समाप्त। यहाँ पे जो चैप्टर है ये होता है तुम्हारा समाप्त। कितना, आधे घंटे में तो चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? ये फालतू क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो क्या है का, कंपनी कैन नॉट इशू, क्या इशू नहीं करेगी? विदाउट विथ वोटिंग राइट, कैन नॉट इशू डिबेंचर्स विथ वोटिंग राइट। अ कंपनी कैन इशू ओनली ओनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ना, बराबर है। पार्टली भी कर सकती है वैसे, पार्टली और फुल्ली नहीं, बट फुल्ली होता है। उसके बाद मनी फ्रॉम रिडेम्पशन के लिए कहाँ से पैसा यूज होता है सर? डीआरआर से यूज होता है, मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से होता है। डैश प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट करता है ना। सिक्योर डिबेंचर मस्ट बी रिडीम विद इन, सिक्योर डिबेंचर कितने दिन के अंदर रिडीम करना होता है सर? सिक्योर डिबेंचर आपको 10 साल के अंदर रिडीम करना होता है। यही चीज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए 30 साल है। उसके बाद द कंपनी कैन इशूइंग मस्ट चार्ज ऑन एज सिक्योर डिबेंचर, डिबेंचर सर्टिफिकेट 6 महीनों के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए अलॉटमेंट से। तो डिटेल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स मस्ट बी एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर। उसके बाद 9th क्वेश्चन है द कंपनी विच इशू प्रोस्पेक्टस और इनवाइट मोर देन, तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। हाँ, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्टी ऑफ द डिबेंचर ट्रस्ट डीड होता है। प्रोसीजर ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर शुड बी कंप्लीटेड विद इन कितना, 3 महीना ना, नहीं सॉरी 60 डेज, 60 डेज है ना। चलो चलो, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम चालू करेंगे कल, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। एक बार मैं देख लूं क्या है नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? डिपॉजिट्स भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हारे लिए। ये चैप्टर अगर छोड़ दिया तो तुम्हारी जिंदगी छूट जाएगी। ये चैप्टर तो तुम छोड़ ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये क्लास को यहीं पे रोकते हैं, मिलता है कल, यानी कि नेक्स्ट डे हमारा डे 3 में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ हाँ हाँ, रुको रुको रुको, अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच।